अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में आज सियासत का सुपर शनिवार है। पंजाब में नामांकन का दौर जारी है जो 1 फरवरी तक चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से नामांकन भरेंगे। सुबह 11:15 बजे सिद्धू नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी सीट से भरेंगे पर्चा। सुबह 10:30 बजे मान अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। राजनीति के खेल में दोनों ही चेहरे अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन सिद्धू को कैसे घर से लेकर बाहर तक चुनौती मिल रही है, ये रिपोर्ट देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू के नामांकन से पहले ही अमृतसर ईस्ट पर उनके लिए मोर्चा खुल चुका है। अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ बिक्रम सिंह मजीठिया को उतार दिया। मजीठिया ने नामांकन किया और पैदल घूम घूम कर नारा दिया, भाग सिद्धू भाग। 2004 से वो एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी इस हल्के से लोगों ने बनाया है। श्रोमणी अकाली दल में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं। दोनों सरकारें 18 साल उनको इस इलाके ने मान बख्शा है, मगर आज भी 18 साल बाद बेसिक सहूलतें, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, सोशल वेलफेयर स्कीम, सारे मुद्दे वहीं के वहीं पड़े। लोगों की एक पुकार निकली है, भाग सिद्धू भाग। दरअसल ड्रग्स केस में मजीठिया पर सिद्धू लगातार निशाने लगा रहे हैं और यही वजह है कि मजीठिया के तेवर भी आक्रामक नजर आए। मजीठिया ने कहा कि अगर सिद्धू भागे तो पाकिस्तान वाले पंजाब में इमरान उन्हें सीएम बना सकते हैं। अब तो एक रास्ता रह गया, यहाँ से 20 किलोमीटर पार पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी एक है, उधर जाके उसका प्रधान बन जाओ। इमरान खान शायद पाकिस्तान पंजाब को आपको मुख्यमंत्री बना दे, यहाँ के लोगों के तो मुंह नहीं लगाना। मजीठिया लोगों को याद दिला रहे हैं कि 18 साल से सांसद विधायक रहने के बाद भी इलाके की जरूरतें सिद्धू ने पूरी नहीं की हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले सिद्धू की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि पिता की मौत के बाद सिद्धू ने मां और बहन को घर से निकाल दिया था। सिद्धू तो कुछ नहीं बोले, पर उनकी पत्नी ने इस पर जवाब दिया। मेरी मां चली गई, मेरी बहन चली गई, तुसी सारियां मेरियां मावा भैनां जिथे किते तुहानू मिलदा है, प्लीज इनू पुछो तू अपनी मावा भैनां नाल की कीता, क्यों कीता, एक पैसे पिछे। मैं उन्हां नू नहीं जानती, उन्हां दी कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उत्थे 2 डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्हां। ये तो अभी शुरुआत है। सिद्धू ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरे हर नेता को अभी दांव पेचों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में नामांकन प्रक्रिया 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी है, जिसके बाद 20 तारीख को वोटिंग होनी है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो आपने देखा पंजाब में सिद्धू की सीट पर मजीठिया उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस के अंदर भी सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना अपना दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे, अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज होंगे। ऐसे में सवाल, कांग्रेस का हाथ आखिर किसके साथ? पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या ये मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे? दूसरिया पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना च आपसी लड़ाई है। अज लोग एक चेहरा मंगदे आ, तुसीं जिहनूं कहोगे असीं नाल चलांगे। या फिर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में अपना सीएम कैंडिडेट बनाई? अगली सरकार बनाउण लई भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दिओ, बाकी सब ठीक है। जालंधर की रैली के दौरान मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी। अब मुश्किल राहुल के सामने चुनाव की। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं। चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और साथ ही दलित नेता भी हैं। वहीं सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पंजाब की सियासत का बेहद पुराना और मशहूर चेहरा है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं।
लेकिन सिद्धू का लक्ष्य सिर्फ पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना भर नहीं है। वो अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही रैली में मंच से हजारों लोगों के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने की डिमांड कर दी। अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜਦੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ, लेकिन निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दो, बाकी सब ठीक है। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने अपना दांव तो चल दिया, लेकिन सिद्धू के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछकर जल्दी ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सिद्धू की राह इसलिए आसान नहीं रहने वाली क्योंकि उनके और सीएम कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। जालंधर वाली रैली में ही सिद्धू के बाद चन्नी ने भी मुख्यमंत्री पद की अपने दावेदारी राहुल गांधी के सामने ही मंच से ठोक दी। 3 महीने 111 दिन मिले है, ना सोया ना सौण दिता है किसी नूं, ते जे 111 दिन तुहानू पसंद आए है ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। यानी सिद्धू और चन्नी दोनों ने ही सीएम पद का दावा पेश कर दिया। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछकर जल्दी ही इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। लेकिन ये फैसला आसान नहीं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब में सीएम की पहली पसंद को लेकर लोगों की क्या राय है, ये भी आपको दिखाते हैं। पंजाब के लोगों से पूछा गया था कि कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में 40% लोगों ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि सिद्धू के लिए सिर्फ 21% लोगों ने हाँ कहा था। वहीं 27% लोगों का जवाब था कि दोनों ही नहीं, और 12% लोगों ने जवाब दिया था पता नहीं। यानी अगर इसे संकेत के तौर पर देखा जाए तो सिद्धू की राह चन्नी के सामने आसान नहीं रहने वाली है। वैसे सिद्धू से जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि क्या उनके और चन्नी के बीच किसी तरह का झगड़ा चल रहा है, तो उनका जवाब क्या था, सुन लीजिए। सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी एक ही गाड़ी में हैं। सर, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एकजुट है? पहले से ही थी। राहुल जी ने क्या संदेश दिया आप लोगों को साथ? वो हमारी लीडिंग लाइट है। सिद्धू भले ही कह रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि चन्नी की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए चन्नी की सियासत को जानना होगा। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 30% है। चन्नी रामदसिया सिख समुदाय से आते हैं। चन्नी की हिंदू दलितों के साथ सिख समुदाय पर भी अच्छी पकड़ है। राज्य में दलित सीएम या डिप्टी सीएम की मांग लंबे वक्त से है। चन्नी को चेहरा बनाने से दलित वोट के साथ सिख वोट भी कांग्रेस को मिल सकते हैं। अपनी ये मजबूती चन्नी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सिद्धू के दावा पेश करते ही फौरन अपना दावा भी राहुल गांधी के सामने पेश कर दिया और उन्हें याद दिलाया कि आखिर क्यों कांग्रेस ने कैप्टन और सिद्धू विवाद के बीच उन्हें सीएम बनाने का फैसला किया था। संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। कहते हैं अपने घर या दफ्तर में किसी को भी काम पर रखने से पहले उसकी पूरी पड़ताल कर लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी आपके विश्वास को चोट पहुंच सकती है। ऐसी विश्वासघात की कहानी सामने आई है आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां आस्तीन के सांप ने करोड़ों के सोने पर हाथ फेर दिया। जांचें, परखें और तब रखें, वरना जो चूना लगेगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ऐसी एक घटना मुंबई के भुलेश्वर इलाके में हुई, जहां एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के यहां काम करने वाला नौकर उनके लॉकर से करोड़ों के सोने के जेवर और लाखों रुपए कैश लेकर फरार हो गए। हद तो तब हो गई जब चोर व्यापारी के यहां लगे सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी चुरा कर फरार हो गए। लेकिन 40 पुलिसकर्मियों की टीम मामला सुलझाने में कामयाब हो गई। पता चला कि चोरी की वारदात करने वाले 8 लोगों के गैंग ने चोरी के माल को आपस में बांटा और अलग अलग ठिकानों पर निकल गए। एक आरोपी ने तो चोरी का सोना छुपाने के लिए खेत में गाड़ दिया था। यह है वो तस्वीर जहां सोना गाड़ा गया था। सोना निकालने के बाद पुलिस टीम ने इस कामयाबी को फोटो के साथ शेयर किया था।
तकरीबन 17.4 kg गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 8 crore 19 lakh along with 8.57 lakh कैश चोरी करके निकल गए थे। इस पूरे मामले की तहकीकात की और इसमें 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है, जिनके पास से 89% प्रॉपर्टी रिकवर की गई है। आप देखिए नेटवर्क कितना बड़ा था। पहले आरोपी रमेश प्रजापति को राजस्थान के रेवधर से गिरफ्तार किया। पुलिस की छापेमारी में 2 और आरोपियों को राजस्थान के सिरोही से गिरफ्तार किया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मास्टरमाइंड गणेश को मध्य प्रदेश के इंदौर से और उसके 2 साथियों को मध्य प्रदेश के ही ओझर से छापा मारकर पकड़ लिया। पुलिस को जानकारी मिली कि बाकी 3 आरोपी राजस्थान में ही छिपे हैं, तो उनको भी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। सोने के व्यापारी की गलती इतनी थी कि उसने 6 महीने पुराने नौकर गणेश को सारी चाबियां पकड़ा दी थी। मुंबई पुलिस भुलेश्वर सहित मुंबई के तमाम सुनारों को ये आगाह करना चाहती है कि उनके पास जो बड़ी ही कम समय से काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करें, वो कहाँ रहते हैं वो चेक करें, साथ ही उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले कई बार विचार करें। इस मामले में कुछ और आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस अब भी कर रही है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो मध्य प्रदेश से इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में यहाँ नाव पलटने का हादसा हुआ है। नाव पलटने का लाइव वीडियो भी सामने आया है जो आपको विचलित कर सकता है। अब तक मिल रही खबरों के मुताबिक कुल 12 लोग इस नाव पर सवार थे। 10 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भिंड में लगातार जारी है। ये लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। 10 लोग, आपको बता दें खबरों के मुताबिक कुल 12 लोग इस नाव पर सवार थे। 10 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां जारी। ये तस्वीरें, ये वो 12 लोग थे इस नाव पर। 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। नाव पलटने की ये घटना भिंड के नपागांव थाने इलाके की है, जहां 12 लोगों को लेकर जा रही नाव सिंध नदी में डूब गई। ये सिंध नदी की तस्वीरें हैं जहां 12 लोग नाव से जा रहे थे। 10 लोगों को बचाया गया, 10 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 2 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। इस पूरे हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बारह लोग सवार थे इस नाव पर, लेकिन ज्यादा भार की वजह से नाव धीरे धीरे नीचे जाने लगी और पानी में समाने लगी। लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। नाव पर बैठे लोग चिल्लाने लगे। बस कुछ ही सेकंड के भीतर नाव पानी में डूब गई और लोग नदी में डूबने लगे। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ये वो लाइव तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद की गई हैं। 12 लोग सवार थे। भिंड की ये घटना है। सिंध नदी में यह हादसा हुआ है। 10 लोगों को बचाया गया, लेकिन 2 लोग अभी लापता है, जिनकी तलाश में लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। ये लोग सिंध नदी के रास्ते से तेहनपुर गांव लौट रहे थे। उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ। आसपास के लोग जान बचाने के लिए पानी में कूदते देखे जा सकते हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी देर रात तक चला। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अब भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सुबह तक रेस्क्यू टीम की मदद के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए आपको ब्रजेश राजपूत के पास लेकर चलते हैं। ब्रजेश, क्या पूरा मामला है और फिलहाल रेस्क्यू में कितनी टीमें लगी हुई हैं? हाँ, देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और बहुत दुखद हादसा। ये भिंड जिले के नयापुरा थाने के टैनपुर गांव का मामला है। वहाँ पे एक भंडारा हुआ था, धार्मिक भंडारा, जिसमें ये लोग खाना खा के लौट रहे थे और एक छोटी सी नाव में आपने देखा कि 12 लोग सवार हो गए। सवार ही ना हुए, उसके बाद ये लोग फिर खड़े होकर जयकारा लगाने लगे और इस बीच में नाव में का संतुलन बिगड़ा और पूरी की पूरी नाव डूब गई। इसमें 12 लोग सवार थे, जिसमें ग्रामीणों ने तुरंत जल्दबाजी में 10 लोगों को निकाल लिया, मगर 2 लोग अब भी लापता है। देर रात तक रेस्क्यू काम चलता रहा था, अंधेरे के चलते रोक दिया गया था। अब सुबह 8 बजे के बाद से फिर उन 2 लापता लोगों की तलाश की जाएगी। मगर एक छोटी सी भूल, एक लापरवाही ने इतने बड़े हादसे को जन्म दे दिया। तो निश्चित ये बहुत दुखद और बहुत लापरवाही घटना है, जिसके चलते 2 लोगों की
अब 2 लोग अभी तक लापता है और थोड़ी देर बाद ही उजाला होती फिर यहाँ रेस्क्यू शुरू होगा, जिसके लिए होमगार्ड्स और RDRF के जवान को बुला लिया गया है। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती थी। यह हादसा हुआ है भिंड में। बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रचार का गढ़ बना हुआ है। ये वही इलाका है जिसने बीजेपी को 2017 में सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अखिलेश के साथ जयंत के आ जाने से लगता है कि बीजेपी की जड़ें हिलती हुई दिख रही हैं। और शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए कूद पड़े बीजेपी के टॉप के नेता एक दिन भी इस इलाके को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि सवाल जाट वोटर्स को साध कर रखने का है। पश्चिमी यूपी में प्रचार का सबसे ज्यादा शोर है, क्योंकि जाट वोटरों पर बीजेपी और एसपी दोनों की नजर है। यही वो इलाका है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए वोटों की खान बना था। लिहाजा अखिलेश और जयंत की जोड़ी इसमें सेंध लगाकर बीजेपी को डेंट मारना चाह रही है। तो सत्ता बचाए रखने को बीजेपी के लिए ये इलाका बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा पश्चिमी यूपी में दोनों ओर से प्रचंड प्रचार चल रहा है। एक तरफ है बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता, तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत यादव। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष तक केंद्रीय मंत्री सब पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी तो इस प्रचार टीम के परमानेंट मेंबर हैं। ये तीनों आज भी पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे। आज दिल्ली से एक और नेता मदद के लिए पहुंचेंगी, वो है स्मृति ईरानी। तो विरोधियों की ओर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी आज भी पश्चिमी यूपी में मौजूद होगी। दोनों गाजियाबाद और हापुड़ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज फिर बीजेपी का प्रचार व्यापक होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में प्रचार करेंगे, जहां अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली, इटावा और अया में प्रचार का कार्यक्रम है। सुबह 9:40 पर बरेली के हार्टमैन कॉलेज के करीब बड़ा बाग हनुमान मंदिर में दर्शन। सुबह 10:15 बजे भोजीपुरा विधानसभा की महानगर कॉलोनी में घर घर जनसंपर्क। दोपहर 12:20 पर इटावा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। दोपहर 2 बजे इटावा विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क का कार्यक्रम। दोपहर 3:10 पर औरैया में जालौन चौराहे पर वोटरों के साथ संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत और गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर होंगे, जहां वो प्रभारी वोटरों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे। तो बागपत में उनका अस्पताल के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। कल भी सीएम योगी पश्चिमी यूपी में थे। मेरठ में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। उसके बाद जनता से संवाद कार्यक्रम किया। कल सीएम योगी मेरठ में थे, तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में प्रचार की कमान संभालेंगी। स्मृति ईरानी भी मेरठ में संगठन के लोगों से बातचीत करेंगी और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां यूपी चुनाव जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के नेता जीत के बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो बीजेपी को जवाब देने अब भतीजे के साथ चाचा शिवपाल भी खड़े हो गए। यूपी के चुनाव मुकाबले में 2 ही पार्टियां हैं और दोनों ओर से जीत के अपने अपने दावे हैं। आगरा में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। सपा गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है। बसपा और कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रथम चरण से लेकर के अंतिम चरण तक माहौल 2017 वाला 22 में भी है। इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन भरने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी न सिर्फ अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया, बल्कि भतीजे की अगुवाई में समाजवादी सरकार बनाने का दावा किया। हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, तो प्रचंड बहुमत से 2022 के चुनाव में जिताए, जिससे अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस गठबंधन की सरकार बने। एबीपी न्यूज से बातचीत में शिवपाल यादव ने इस बात का भी जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये भी बताया कि टिकट नहीं पाने वाले अपने रूठे समर्थकों को कैसे मनाएंगे। हमें चुनाव चिन्ह चाबी का मिला था, अब वो हमारा उत्तर प्रदेश में फ्रीज कर दिया गया है।
तो उसकी वजह से मैं साइकिल से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और इस समय 2022 का चुनाव हम साइकिल से ही अपने पुराने चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाने या न लड़ाने का फैसला उन्होंने गठबंधन के नेता यानी अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है। रामपुर स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एन चुनाव के बीच योगी सरकार को घेरने के लिए यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चलने वाले पुलिसकर्मियों पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये भी कहा कि उन्हें कोई सुरक्षाकर्मी नहीं चाहिए। जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो, अगर मैं गलत हूँ मुझे हराओ, कब मना कर रहा हूँ आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पे ही भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूँ, मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। मतलब जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी है उनसे खतरा है आपको? मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए हैं कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा। और अब बात कर लेते हैं भारत को मिली एक बड़ी कामयाबी की। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे भारत ने अपनी सबसे बड़ी रक्षा बिक्री की है। भारत ने फिलीपींस को 2800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का करार किया है। दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती है ब्रह्मोस मिसाइल। दुश्मन के ठिकाने को पल भर में अचूक निशाने से तबाह करती है ब्रह्मोस मिसाइल। और अब ब्रह्मोस ने देश को गर्व करने का नया मौका दिया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए फिलीपींस से करार किया है। फिलीपींस पहला देश बना जिसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निर्यात की जा रही है। भारत का रक्षा क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर है ये करार। सूत्रों के मुताबिक सौदा करीब 2800 करोड़ रुपयों का है। फिलीपींस को ब्रह्मोस का एंटी शिप वर्जन दिया जा रहा है। इस मिसाइल को समुद्र तट से लॉन्च किया जा सकता है। This deal of course opens the doors for all defense equipment in India, whether it not just be BrahMos but all the other defense systems which we are making. DRDO has done a lot of R&D in this side. The industries are working a lot in various defense products. So all of them now have a worldwide potential to export, not just to the Philippines, to many other countries also possibly in the future. दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को एक बड़ी सामरिक साझेदारी माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ऐसे और भी सौदे किए जा सकते हैं। This is the first order for export of the BrahMos missile system. It's a major development, it's a happy occasion, and it's a beginning, and we expect that many more exports should be coming in the future. रूस की मदद से तैयार की गई ब्रह्मोस को भारत ने प्राइम स्ट्राइक वेपन घोषित किया है। ब्रह्मोस भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के ही जंगी बेड़े का हिस्सा है। चीन से तनातनी के बीच भारत की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस LAC पर भी तैनात है। आज एक बार फिर पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गाजियाबाद और हापुड़ दोनों ही जगह ये दो नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल भी दोनों ने पश्चिमी यूपी के दो बड़े शहरों मुजफ्फरनगर और मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और योगी सरकार पर हमला बोला था। यूपी की सत्ता बचाने और पाने के लिए पश्चिमी यूपी पर दोनों ही खेमों की पैनी नजर है। लिहाजा बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों के प्रचार के जवाब में अब अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने भी इस इलाके पर फोकस बढ़ा दिया है। कल मुजफ्फरनगर में दोनों नेताओं ने साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। विजय रथ और दर्जनों गाड़ियों के साथ अखिलेश जयंत का काफिला नेशनल हाईवे 58 पर पहुंचा और मेरठ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एबीपी न्यूज की टीम भी रथ के भीतर दाखिल हुई। अखिलेश और जयंत दोनों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन परिवर्तन ला रहा है और किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हक के लिए दोनों मिलकर के आगे आए हैं। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, जो समाज में बंटवारा करते हैं वो खत्म हो। एक बार पुनः जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो एक दूसरे के साथ रह करके जो लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ खुशहाल बनाया, एक बार फिर उसी दिशा में हम दोनों मिलकर के चले। सवाल ये है कि हम दोनों की सोच साफ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया विकास हम करें, जो परिवर्तन जनता चाहती है। मूलभूत जो हमारी संविधान, जो हमारी समस्याएं हैं प्रदेश की, जो चुनौतियां हैं, उनसे हम मुकाबला करना चाहते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे तो वहां भी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ दिखी। अखिलेश को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, धक्का मुक्की तक हुई। किसी तरह अखिलेश को वहां से निकाला गया। जब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो निशाने पर सीएम योगी ही रहे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के तमंचावादी वाले बयान का जवाब दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम इनके उनसे ज्यादा उन पर आपराधिक मुकदमे थे। जिन पर ऐसे मुकदमे होंगे वो तमंचेबाज होंगे कि जिन पर एक भी मुकदमा नहीं होगा वो तमंचेबाज होंगे। अखिलेश यादव का ये पलटवार कुछ दिनों पहले सीएम योगी के दिए बयान पर था। तमंचावादी का जवाब देने के बाद मेरठ में अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे को भुनाना नहीं भूले। मुझे खुशी है कि वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। इनके विधायक, इनके नेता गांव में दौड़ाए जा रहे हैं, इनके विधायक सांसद कूटे जा रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री को जनता में अपमानित होना पड़ रहा है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी में दरवाजे बंद कर दिए हैं। अखिलेश जिस साफगोई से जयंत की ताकत की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी उससे खलबली मची होगी, क्योंकि सबको मालूम है इस बार पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी का मुद्दा बड़ा बनने वाला है। देखिए, यूपी चुनाव में इस बार एक तरफ अपराध का मुद्दा उठ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जातीय गोलबंदी हो रही है। ऐसे में यूपी की चुनावी राजनीति में प्रभावशाली जातियां कैसे अगला मुख्यमंत्री अपना देखना चाहती है, इस पर सी वोटर ने सर्वे किया। आइए आपको नतीजे दिखाते हैं। आज जो सर्वे है वो जातियों के लिहाज से सीएम की पसंद कौन, और ऐसे में सबसे पहली जाति और उसकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है, सवाल अब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग जातियों का मूड क्या है इससे आप समझ जाएंगे। और सबसे पहले ब्राह्मणों को लेकर ये जवाब सामने आ रहा है कि सीएम के लिए ब्राह्मणों की पसंद कौन। लीजिए, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों की सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। 67% लोग कह रहे हैं सीएम के तौर पर उन्हें योगी पसंद है। ये ब्राह्मणों की पसंद के तौर पर बाजी मारते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जरूर है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है योगी के मुकाबले। योगी 67% और अखिलेश यादव महज 16% लोगों की ही पसंद समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर 6% मायावती लोगों की पसंद बनी हुई है। तो ब्राह्मणों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से चुनाव शुरू होगा वहां पर इसी जाति का प्रभाव माना जाता है। और ये कौन सी जाति आप समझ गए होंगे अब तक, मैं जाटों का जिक्र कर रही हूं। अरे सवाल ले आइए जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर। जाटों से जुड़ा हुआ यह सवाल है, जाट अगली जाति और जाटों की सीएम पसंद कौन है। आंकड़ा आपके सामने ये लीजिए, 37% योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं, 28% अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं, 14% मायावती को, और दिलचस्प है 21% अन्य का नाम भी ले रहे हैं। सर्वे के अगले सवाल पर, और अगली जाति कौन सी। अभी तक आप ब्राह्मणों के मन की बात जान चुके हैं, आप जाटों के मन की बात जान चुके हैं, मुसलमानों के मन की बात अब जानिए। सीएम के लिए मुसलमानों की पहली पसंद कौन। और लीजिए, अखिलेश यादव यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 80%, अगर मैं इसको कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, 78
4% क्योंकि यह आंकड़ा है 78% मुसलमान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और महज 4% योगी आदित्यनाथ के नाम का समर्थन करते हैं। 13% मायावती का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन बड़ा हो जाता है यह आंकड़ा 78% का, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 19% मुसलमानों की आबादी है। अब अगला सवाल पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है। और मौर्य सैनिक की सीएम पसंद कौन, यहां देख लीजिए मामला 52% योगी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 28% अखिलेश के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, 13% मायावती का नाम ले रहे हैं और अन्य 7% कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा आंकड़ा 52% जो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से देखना चाहता है उत्तर प्रदेश का सीएम। और आगे आप देखिए, ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि यहां बात कुर्मी और कुशवाहा कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो कुर्मी और कुशवाहा वोटर है वो सीएम के तौर पर किसको देखना चाहता है। और यहां पर भी देखिए आप, कहीं ना कहीं वो सेंधमारी जो अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 53% जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन 27% कुर्मी कुशवाहा अखिलेश यादव का नाम भी तो ले रहे हैं। शिमला में पिछले 24 घंटे में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरे शहर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। यहां पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात बिहार की। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में बड़ा फैसला हुआ है। बिहार में अब गुरुजी को जासूस बना दिया गया है। दरअसल सरकारी फैसले के मुताबिक अब सरकारी शिक्षकों को शराबियों और शराब की सप्लाई करने वालों की खबर मोबाइल नंबर पर देनी होगी। सरकार ने नया मोबाइल नंबर भी जारी किया है। साथ ही आपको जानकारी ये दे दें कि इन शराब माफियाओं के बारे में बताने वाले शिक्षक का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इनकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। एक टोल फ्री नंबर दिया गया है सरकार की तरफ से, जहां इन शिक्षकों को शिकायत दर्ज करानी है, शराब माफियाओं के बारे में जानकारी देनी है। शराबबंदी के लिए गुरुजी जासूसी करेंगे और फिर सरकारी अधिकारी को जानकारी देंगे। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। 2 मोबाइल नंबर है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए, 9473400378 और दूसरा नंबर 9473400606। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आप नोट करें, 180034562668 या फिर 15545 पर आप सूचना दे सकते हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से बड़ी पहल है। शराबबंदी को लेकर शिक्षकों को अब जासूस बना दिया गया है और ये जो नंबर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार में छात्रों का गुस्सा सड़क से लेकर सियासत तक में नजर आ रहा है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में छात्रों का आंदोलन 24 जनवरी से जारी है। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई गई तो कहीं तोड़फोड़ की गई। हालांकि छात्रों को मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। खुद रेल मंत्री ने छात्र प्रतिनिधियों से बात की। शिकायत सुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इंतजाम भी किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है वो छात्र जो सिस्टम से नाराज हैं। ऐसी एक वायरल तस्वीर सामने आई है जिसमें एक छात्र अपनी किताबें फाड़ रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि तस्वीर पटना के मुसल्लहपुर हाट के प्रोफेसर कॉलोनी की है, जिसमें पुष्पेंद्र नाम के छात्र ने गुस्से में आकर अपनी किताबें फाड़ दी। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें बिहार बंद की सियासत में फंस गई है मजबूर मां। ये तस्वीर हाजीपुर की, जिसमें नेता सड़क पर जमे हैं और मां नवजात बच्चे को लेकर सड़कों पर भटकती रही। पुलिस की मदद से गाड़ी का बंदोबस्त हुआ, जिसके बाद मां अपने बच्चे के साथ किसी तरह घर पहुंच पाई। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा धांधली को लेकर परेशान छात्रों को मिला सरकार का आश्वासन। इन सब के बीच किन हालातों में दूर दराज से आए छात्र पटना के संकरी गलियों में देखते हैं सरकारी नौकरी का ख्वाब। देखिए हमारी संवाददाता निधि श्री झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 28 जनवरी को पटना समेत बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर प्रदर्शन उग्र हो गया। सवाल दे दिया गया, इसे नाम दे दिया गया राजनीतिक। ये कहा गया कि छात्र प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें सियासी रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या 28 जनवरी को अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्र थे? जवाब है नहीं। मैं पटना के
हाट मुसल्लापुर एक इलाका है, उस इलाके में पहुंची हुई हूं और यहाँ पर जो मुझे तस्वीरें दिख रही हैं, मैं चाहूंगी जरा आप भी इन तस्वीरों को देखिए। ये सभी छात्र हैं। पिछले कुछ दिनों से ये सभी छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरियां हैं? अलग अलग जिले से ये सभी छात्र पटना पढ़ने आए हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वजह हैं, ये बताइए आप। अभी टेस्ट सीरीज मैं देख रही हूँ, टेस्ट सीरीज, ये किस चीज़ की टेस्ट सीरीज? ये लेवल 1 की टेस्ट सीरीज है, पहले ग्रुप डी का दे रहे हैं। इससे पहले एनटीपीसी में तो जो धांधली हुई है तो जानिए रहे हैं, 20 गुना रिजल्ट देंगे, नहीं दिया। मधेपुरा से पटना की दूरी कितनी है? लगभग 250 किलोमीटर दूरी है। 250 किलोमीटर। यहाँ आप क्यों आए मधेपुरा में? आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? देखिए यहाँ पर जो है ना सुविधा बहुत ज़्यादा है पटना में, मतलब पढ़ाई का, टीचर हुआ, लाइब्रेरी हुआ या लॉज हुआ, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर हो जाता है पूर्ण रूप से। घर पे मधेपुरा में होता है क्या, जो वहाँ पर उतना व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आता है। और क्या, हम भी मधेपुरा से हैं, मधेपुरा जिला से हैं। हम भी 2000 रेलवे फर्स्ट बार रेलवे ग्रुप डी का मतलब वैकेंसी निकला था, 2017 से रह रहे हैं पटना में और अभी तक तैयारी चल रहा है। एक बार रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक बार मौका मिला है। अगर पिछली बार देख रहे थे हम लोग का जो जूनियर सीनियर सब था, वो सब साल में, सब साल 1-2 साल में वैकेंसी निकलते रहता था। तो वो सब मतलब मेरे मतलब गांव का जितना है सब जो है ना 2 साल 3 साल तक तैयारी करता था कहीं पे और उसका नौकरी हो जाता था। हम लोग अभी 5 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं। 2016 में इंटर पास किए हैं, अभी 22 हो रहा है। 22 में मेरा गार्जियन और गाँव का लोग भी बहुत मजाक उड़ाता है इधर उधर, इतना दिन से तुम क्या कर रहा है। उससे पहले एग्जाम्पल देता है, उसको देखो, उसके देखो, उस 2 साल तैयारी किया और उसको हो गया, तुम 5 साल में क्या करें? हमको बताइए, हम उसको जवाब क्या देंगे? क्या आपने कभी सोचा कि नेता दलितों के घर जाते हैं, ब्राह्मण के घर जाते हैं, अपने कार्यकर्ता के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन क्या बेरोजगार के किराए के कमरे में कभी गए हैं? मैं आपको राकेश से मिलवाती हूँ। पटना में एक लॉज में ये रहते हैं और मैं आई हूँ यहाँ पर। ये पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि मैंने इनको अभी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई आपके लिए इन दिनों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। आप उस प्रदर्शन में थे? जी नहीं मैम, मैं उस प्रदर्शन में नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था सब चीज़ और बहुत ही बुरा लगा था वो सब। क्या दिक्कतें आती हैं? राकेश, आप कहाँ के रहने वाले, अपने बारे में बताएंगे? मैं झारखंड स्टेट से हूँ और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 2017 से पटना में रह रहा हूँ और अभी तक मेरा किसी में 1 नंबर से छूट जा रहा है, किसी में मेंस एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ, पीटी में मतलब कि हो जाता है। तो इस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब अब तो कभी कभी मन करता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि बहुत साल हो गया, 5-6 साल बहुत मायने रखता है किसी के लिए भी, और वैकेंसी उतना आती नहीं है जितना पहले आती थी। तो आपने देखा कि छात्र किस कदर परेशान हैं, लेकिन सियासतदान अपनी रणनीति बना रहे हैं। उनकी परेशानी की दूसरी ही वजह है। यूपी में चुनाव है तो नीतीश बाबू का बयान यूपी की सियासत में प्रचार न करने को लेकर आया है। इसी पर नजर पड़ी है कार्टूनिस्ट इरफान की। क्या किया है व्यंग्य, आइए देखते हैं। हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, ये बात मोहब्बत करने वालों पर लागू होती हो ना हो, लेकिन राजनीति करने वालों पर आए दिन लागू होती है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार करने नहीं आएंगे। सही भी बात है भाई, क्योंकि बिहार में जिस पार्टी के साथ में वो लपलपाटा कर रहे हैं, उसके साथ में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे कैसे? और अब बात पंजाब की राजनीति की। पंजाब में आज सियासत का है सुपर शनिवार। पंजाब में नामांकन का दौर जारी है जो 1 फरवरी तक चलने वाला है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं आज कौन कौन नामांकन दाखिल करने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से नामांकन भरेंगे। सुबह 11:15 बजे सिद्धू नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी सीट से भरेंगे पर्चा।
सुबह 10:30 बजे मान अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। राजनीति के खेल में दोनों चेहरे अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन सिद्धू को कैसे घर से लेकर बाहर तक चुनौती इस वक्त मिल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के नामांकन से पहले ही अमृतसर ईस्ट पर उनके लिए मोर्चा खुल चुका है। अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया को उतार दिया। मजीठिया ने नामांकन किया और पैदल घूम घूम कर नारा दिया, भाग सिद्धू भाग। 2004 से वो एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी इस हल्के से लोगों ने बनाया है, श्रोमणी अकाली दल में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं। दोनों सरकारें 18 साल उनको इस इलाके ने मान बख्शा है, मगर आज भी 18 साल बाद बेसिक सहूलतें, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, सोशल वेलफेयर स्कीम, सारे मुद्दे वहीं के वहीं पड़े। लोगों की एक पुकार निकली है, भाग सिद्धू भाग। दरअसल ड्रग्स केस में मजीठिया पर सिद्धू लगातार निशाने लगा रहे हैं और यही वजह है कि मजीठिया के तेवर भी आक्रामक नजर आए। मजीठिया ने कहा कि अगर सिद्धू भागे तो पाकिस्तान वाले पंजाब में इमरान उन्हें सीएम बना सकते हैं। अब तो एक रास्ता रह गया, यहाँ से 20 किलोमीटर पार पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी एक है, उधर जाके उसका प्रधान बन जाओ। इमरान खान शायद पाकिस्तान पंजाब को आपको मुख्यमंत्री बना दे, यहाँ के लोगों के लिए तो मुंह नहीं लगाना। मजीठिया लोगों को याद दिला रहे हैं कि 18 साल से सांसद विधायक रहने के बाद भी इलाके की जरूरतें सिद्धू ने पूरी नहीं की। वहीं चुनाव से ठीक पहले सिद्धू की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि पिता की मौत के बाद सिद्धू ने मां और बहन को घर से निकाल दिया था। सिद्धू तो कुछ नहीं बोले, पर उनकी पत्नी ने इस पर जवाब दिया। मेरी मां चली गई, मेरी बहन चली गई, तुसी सारियां मेरियां मावां भैनां जिथे किते तुहानू मिलदा है, प्लीज इन्हू पुछो तू अपनी मावां भैनां नाल की कीता, क्यों कीता, एक पैसे पिछे। मैं उन्हां नू नहीं जानदी, उन्हां दी कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उनके 2 डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानदी उन्हां नू। ये तो अभी शुरुआत है। सिद्धू ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरे हर नेता को अभी दांव पेचों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में नामांकन प्रक्रिया 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी, जिसके बाद 20 तारीख को वोटिंग होनी है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। वहीं यूपी में रोज डोर टू डोर कैंपेन में जुटे अमित शाह एक दिन के लिए उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचकर अमित शाह ने धामी की पीठ थपथपाई तो हरीश रावत पर चुटकी लेकर सूबे के चुनावी प्रचार को दिलचस्प बना दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं हरीश रावत, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसके लिए कांग्रेस को 2 बार लिस्ट जारी करनी पड़ी और सीट बदलनी पड़ी। कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर अमित शाह ने करारा प्रहार किया है। उत्तराखंड में प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह ने रुद्रप्रयाग से हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला। लोग ऐसे नहीं माना, आपने तो सरकार चलाई, हमने क्या किया इसका हिसाब किताब उत्तराखंड की माता और बहनों के सामने रखा है, हमारे दलित भाइयों के सामने रखा है, उत्तराखंड की जनता के सामने। आप भी जरा हिसाब किताब लेकर इसी चौराहे पर आ जाओ, मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेजूंगा। आपके 70 साल मोदी जी के 7 साल हमारा पलटा। रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया और पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट की अपील की। अमित शाह अपने बयानों से उत्तराखंड की लड़ाई को पुष्कर सिंह धामी वर्सेस हरीश रावत बना रहे हैं, लेकिन हरीश रावत ही कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हैं। इस पर खुद हरीश रावत अभी इशारों में बात कर रहे हैं। बड़े उत्साह का वातावरण है, बड़ा जोश है लोगों में और लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं और भाजपा को तड़ी पार करना चाहते हैं। वही जो पिया मन भाई बार बार यही बात आप कहते हैं, नामांकन आपका हो गया है, अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहेंगे, जनता ये भी देख रही है। आपका मन क्या कहता है, हम वही रहेंगे। अमित शाह ने उत्तराखंड पहुंचकर सीट बदलने वाले फैसले पर चुटकी लेकर हरीश रावत की दुखती रग पर हाथ रखा है, तो जवाब में हरीश रावत ने सीएम धामी के नाम पर यही काम किया। मान है, यदि धामी जी को तो बेचारों को भाजपा ने सीरियसली नहीं लिया,
नहीं तो 4.25 साल उनको राज्य मंत्री तो बना देते, मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, वो तो बाद में मिल गया ये आ गया कहने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने एक बात के लिए बहुत सीरियसली ले रही है, लोगों ने उनको एक संज्ञा दे दी है कि वो खनन प्रेमी है। नदी नाले गाड़ गधेरे, गंगा यमुना पीली नीली सब नदियां खोल दी। रामनगर की जगह हरीश रावत के लाल कुआं से चुनाव लड़ने के पीछे की वजह का पता नहीं, पर पार्टी ने सोच विचार कर ही सबसे बड़े नेता की सीट बदली होगी। लेकिन सवाल है कि क्या हरीश रावत के लिए यहाँ भी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि उनसे मुकाबला कर रहे बीजेपी उम्मीदवार उन्हें बाहरी बता रहे हैं। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक तो चुनौती रहता है, मगर अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर उतारा होता तो शायद बड़ी चुनौती होती। पैराशूट कैंडिडेट, बाहरी कैंडिडेट के पक्ष में लोग यहाँ पे नहीं है। लोगों को अपने बीच का, अपने साथ का, अपनी पहुंच का व्यक्ति चाहिए, जिसके रूप में मैं यहाँ पर हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं कोई चुनौती नहीं है। तो जहां जहां चुनाव है वहां वहां घमासान है। हर घमासान से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।